आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 स्पीच डेवलपमेंट एंड लर्निंग का अध्ययन करेंगे, जो आपका पार्ट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3, स्टेज डेवलपमेंट ऑफ स्पीच चिल्ड्रन विद टॉपिकल नॉर्मल हेयरिंग चिल्ड्रन। यहाँ पर हम बात स्पेशल बच्चों के लिए नहीं करेंगे, बल्कि हम उन सामान्य लोगों के स्पीच डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो सामान्य है, सुन सकते हैं, जिनकी सुनने की क्षमता सामान्य होती है। अर्थात यह किसी स्पेशल के बारे में बात नहीं की जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति में वाणी का विकास अर्थात बोलने की प्रक्रिया, वाणी का विकास की प्रक्रिया के 5 स्टेजेस होती हैं। वाणी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से किसी का ध्यान आकर्षित करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का सूचनाओं का आदान प्रदान वाणी के माध्यम से एक सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सामान्य बच्चों में वाणी विकास के चरण। ध्वनियों के व्यवहार संबंधी प्रतिक्रियाएं विकसित और अधिक जटिल होती हैं। वाणी विकास की प्रक्रिया एक सरल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें हमारे बहुत सारे अंग और तंत्र कार्य करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारे वाणी को उत्पन्न करने के लिए हमारे 5 अंग कार्य करते हैं, 5 तंत्र कार्य करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेजोनेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम और रेजोनेटरी सिस्टम। ये हमारे 5 तंत्र सिस्टम्स जो होते हैं कार्य करते हैं वाणी की उत्पत्ति के लिए। वाणी की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले वाणी का विकास होना बहुत आवश्यक है। ध्वनि के व्यवहार संबंधी प्रतिक्रियाएं विकसित और अधिक जटिल हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित होता है। बच्चे के परिपक्व स्तर और उम्र के साथ साथ मेल खाना होना चाहिए। जैसे एक 2 साल का बच्चा है, अगर उसकी वोकैबुलरी में कम से कम 200 शब्दों तो नहीं, कम से कम 150 शब्दों का अगर उसकी वोकैबुलरी नहीं है, इंप्रूव होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वाणी कहीं ना कहीं वाणी विकास डिले है। अर्थात हमारे वाणी विकास की जो 3 अवस्थाएं विभाजित की गई हैं। पहला है 1 से 3 मंथ। इसमें बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहले 1 से 3 मंथ का बच्चा कूइंग करता है, यानी अलग अलग प्रकार से रोता है, अलग अलग प्रकार से रोने की ध्वनियों को निकालता है, और अलग अलग प्रतिक्रिया के लिए उसके रोने का स्वर भी अलग अलग होता है। जैसे जब तेज ध्वनि में जैसे ताली, अलार्म आदि बजाया जाता है, तो बच्चा सोता है तो हिलकर उठ जाता है। कई बार तेज आवाज सुनकर बच्चे चौंक जाते हैं। भाषा और वाणी विकास, इस अवस्था में बच्चा भ्रूण भूख लगने पर रोता है, अर्थहीन ध्वनियों को निकालता है, और ताली बजाने वाणी का विकास की पहली अवस्था इसे कहते हैं, इसे हम कूइंग कहते हैं। कूइंग, इसमें बच्चा अलग अलग प्रकार के रोने की ध्वनियों को अनैच्छिक रूप से निकालता है। 3 से 6 महीने का बच्चा, श्रवण प्रतिक्रिया 3 to 6 मंथ में बच्चा सामान्य रूप से अपनी मां की आवाज को पहचानता है। बच्चा जब नई ध्वनियों को सुनता है तो मुस्कुराता है और रोना बंद कर देता है। सामान्यतः 3 से 6 महीने के बच्चा बैबलिंग के स्टेज में आ जाता है, जैसे बब बब बब्बा, पप पप पप्पा। ये प्रक्रिया जब बच्चे में होती है तो इस स्टेज को वाणी विकास की बैबलिंग की प्रक्रिया कहते हैं, जो बच्चे में 3 से 6 माह के अंदर होती है। इसमें बच्चा जब अपनी मां की आवाज को सुनता है तो
मुस्कुराकर उसका उत्तर देता है, अपनी माँ की भाषा को समझता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। भाषा और वाणी विकास। इस समय बच्चे आमतौर पे ध्वनि निकालते हैं, जैसे अ, ई, ए, प, भ, म, जिसमें स्वर और व्यंजन दो सम्मिलित होते हैं। कभी कभी बच्चे दो स्वरों को एक साथ निकालते हैं, जैसे प प प प प प, ब ब ब ब, मम 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 मम। ये सब बैबलिंग की स्टेज होती है। ये वाणी विकास की द्वितीय चरण होती है, यानी दूसरी अवस्था, दूसरी स्टेज। अब हम बात करते हैं वाणी विकास की तृतीय स्टेज की। 7 से 9 महीने का बच्चा। श्रवण प्रतिक्रिया। बच्चा ध्वनि स्रोत की ओर सिर की ओर घुमाता है और नई ध्वनियों को सुनता है। जब नई ध्वनियों को सुनता है तो उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। ये तो हो गई उसकी श्रवण क्षमता। अब हम बात करते हैं उसके वाणी और विकास की। वाणी और भाषा विकास में बच्चे को कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चा बोलना शुरू कर देता है, वर्णों को बोलना शुरू कर देता है, जैसे ला, द, त, थ, द, ध। इससे लैंगिक। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा विकास काफी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था, जैसा कि 7 से 9 महीने का बच्चा एक पर्टिकुलर शब्द का उच्चारण कर लेता है, वन वर्ड अटरेशन की स्टेज आ जाती है। वन वर्ड अटरेशन की स्टेज में जैसे बच्चा पापा, बाबा, माँ शब्द को पूर्णतः स्पष्ट रूप से बोलना सीख जाता है। अब हम वाणी विकास की 4th स्टेज की बात करते हैं, 9 से 12 माह। वाणी और भाषा विकास। बैबलिंग स्टेज के विकास के बाद बच्चे में सेकेंडरी स्टेज जो होती है, वो बच्चे में बैबलिंग स्टेज को आगे बढ़ाने के बाद बच्चा आमतौर से सार्थक शब्दों को बोलना शुरू करता है, यानी वन वर्ड अटरेशन की स्टेज आती है। इसमें बच्चा एक सार्थक शब्द को बोलना स्पष्ट रूप से सीख जाता है। अब हम वाणी विकास की 5वीं और आखिरी स्टेज की बात करते हैं, जैसे 13 मंथ से 2 वर्ष। श्रवण प्रतिक्रिया इसमें क्या होती है? इस अवस्था में बच्चा मुड़ के 2 शब्दों को जोड़ करके शब्दों को बोलना, छोटे छोटे वर्णों को बनाना, छोटे छोटे वाक्यों को सेंटेंसेस क्रिएट करना बच्चा इस स्टेज में सीख जाता है। जैसे वाणी और भाषा विकास, बच्चे के अंदर किसी को बुलाना है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दिया जा सकता है, कोई बच्चा है बहुत छोटा है तो अपनी माँ से खाना मांगता है, वो टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाता है, मम्मा खाना दीजिए, मम्मा खाना। वो एप्रोप्रिएट पूरा सेंटेंस तो नहीं बोल पाता, लेकिन हाँ अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त जरूर कर पाता है। वो जानवरों के नाम पूरे बोल लेता है, फलों का नाम आदि। बच्चे का पूरा विकास हो जाता है। ये तो थी आपके बच्चे की वाणी विकास की 5 अवस्थाएं। अब हम बात करते हैं यूनिट 3.2 की, प्री रिक्वेस्टिक फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की। सामान्य वाणी भाषा विकास की पूर्व आवश्यकताएं। अब हम यहाँ बात करते हैं किसी बच्चे का अगर भाषा एवं वाणी विकास सामान्य होना है तो उसमें क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कि बच्चे में सामान्य वाणी और भाषा विकास मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, जो मनुष्य को समाज के साथ जोड़कर रखते हैं। इसके लिए बच्चे में नॉर्मल हियरिंग पावर होना बहुत आवश्यक है, विजुअल पावर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे वाणी विकास को सुनकर जितनी अधिक तीव्र गति से सीख पाते हैं, किसी और चीज से उसे इतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। अब बात करते हैं वाणी विकास की पूर्व आवश्यकता में को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। द फैक्टर्स दैट इज इंपॉर्टेंस फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट।
सबसे पहले स्टेज आती है न्यूरोमोटर मैच्योरेशन। दूसरी स्टेज है कॉग्निटिव एबिलिटीज। तीसरी है सेंसरी प्रीसेप्चुअल एबिलिटी। चौथी है फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। पांचवा है कम्युनिकेशन एनवायरमेंट। अब हम यहां पहली स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरोमोटर मैच्योरेशन। जैसा कि न्यूरो यानी हमारे नर्वस सिस्टम्स, वाणी उत्पन्न की प्रक्रिया में हमारे सिस्टम्स जो हैं, तंत्र, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि वाणी उत्पत्ति के लिए हमारे 5 तंत्र कार्य करते हैं, 5 सिस्टम्स कार्य करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे न्यूरोमोटर मैच्योरेशन से जुड़े होते हैं। वाणी उत्पन्न की प्रक्रिया में हाईली न्यूरोलॉजिकल रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वाणी उत्पादन एक हाई कोऑर्डिनेट फाइन मोटर एक्टिविटी है। यहां ये बात याद रखने वाली है कि जो वाणी उत्पत्ति की प्रक्रिया है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड और फाइन मोटर एक्टिविटी की प्रक्रिया है। जैसा कि हम बात करते हैं वाणी उत्पत्ति की, तो ये हमारे फाइन मोटर से रिलेटेड होती है। बट अगर यही प्रक्रिया हम चलने की करें, चलन की प्रक्रिया कहें, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया कहें, तो ये हमारे ग्रॉस मोटर्स के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। यदि बच्चा मोटर डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स को सही ढंग से प्राप्त कर रहा है तो बच्चे का वाणी विकास भी सामान्य होगा। अगर बच्चे के फाइन मोटर डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज में अगर एबनॉर्मेलिटी है तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी डिले होगा। क्यों? क्योंकि उसका भी इफेक्ट बच्चे में पड़ेगा। अब सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, सेंसरी प्रीसेप्चुअल एबिलिटीज। जो कुछ भी अर्जित करते हैं वो हम सुनने के द्वारा करते हैं, यानी अपने हेयरिंग पावर के द्वारा करते हैं। शुरुआती समय में वाणी हेयरिंग द्वारा मॉनिटरेट होती है, यानी कि हमारी अब वाणी विकास की सबसे सरल प्रक्रिया हमारे श्रवण इंद्रियों के द्वारा सीखने के कारण होती है। इसलिए श्रवण अक्षम बच्चे अपने आसपास के वातावरण की ध्वनियों को सुन नहीं पाते हैं, तो उनका जो वाणी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा डिले होता है सामान्य बच्चे की तुलना में। वाणी अर्जन की प्रक्रिया में हेयरिंग सेंसरी प्राइमरी इनपुट चैनल के रूप में कार्य करता है। अपने आसपास के वातावरण में बोली जा रही बातों को सुनकर और वस्तुओं को देखने के साथ साथ वो उसे एसोसिएट करता है। जैसे किसी बच्चे ने सपोज अपने आसपास काऊ को देखा, गाय को देखा, तो क्या वो काऊ शब्द को उस गाय के स्ट्रक्चर्स के साथ कोलैबोरेट करता है, मतलब एसोसिएट करता है, जोड़ता है कि काऊ ऐसे दिखती है, 4 पैर वाली, इस तरह की होती है। उस वक्त बच्चा अपने श्रवण इंद्रियों के साथ अपने दृष्टि इंद्रियों का भी उपयोग करता है। हेयरिंग इंपेयर्ड बच्चे ऑडिटरी सेंसेशन की कमी के कारण इन बच्चों के भाषा विकास में कठिनाई होती है, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने आसपास के साउंड्स को सुन नहीं पाते, तो ऑब्वियसली इनका लैंग्वेज डेवलपमेंट एक नॉर्मल हेयरिंग पर्सन के तुलना में थोड़ा तो डिले होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज, कॉग्निटिव एबिलिटीज। जैसा कि भाषा वाणी के अर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है कि बच्चे के सोचने और समझने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं उसके वाणी और भाषा पर ही आधारित है, क्योंकि मानसिक प्रक्रिया में हमारे ये वाणी से रिलेटेड जो भी सिंबल्स होते हैं वो क्रिएट कहीं ना कहीं होते हैं। जब हम किसी वाणी को सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में डेवलपमेंट के थ्रू कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिससे हम उस वाणी का इनपुट दे पाते हैं। इसके लिए भी एक सिस्टम प्रभावी रूप से कार्य करता है।
वाणी को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति के निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। किसी भी बात को करने के लिए वाणी ध्वनि के समूह का चयन करना, जैसे हमने पहले भी बात की थी अपने स्पीच डेवलपमेंट, वाणी उत्पत्ति की प्रक्रिया स्पीच इवैल्यूएशन में, तो मैंने बताया था आपको कि इसमें कई तंत्र हमारे लिए कार्य करते हैं। इसमें से एक हमारा बात करते हैं कि हमारे लास्ट ईयर मैंने बताया था कि बच्चों को वाणी उत्पत्ति के लिए कौन कौन से अंग कार्य करते हैं और वाणी की प्रतिक्रिया देने के लिए कौन से हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इस प्रतिक्रिया को देता है। यहां पर हम बात करते हैं हमारे ब्रेन में दो ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारी वाणी से रिलेटेड होते हैं, अर्थात क्या हम सुनते हैं, हमारा ब्रेन उसे क्या कैसे समझता है और उसे समझकर क्या आउटपुट देना है, ये हमारा ब्रेन के दो ऐसे पार्ट हैं जो डिसाइड करते हैं। जैसा कि ब्रोका एरिया ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो वाणी को सुनता है, समझता है कि मैंने क्या सुना, और वर्निक एरिया ऐसा पार्ट है जो ये सजेस्ट करता है कि मुझे उस जो मैंने सुना है उसके प्रति मुझे क्या उत्तर देना है। अर्थात हमारे ब्रेन हमारे वाणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है। इसमें हम जो भी चीज सुनते हैं वो हमें क्या प्रति उत्तर देना है, इसके लिए उत्तरदायित्व होता है। अब हम यहाँ फोर्थ स्टेज की बात करते हैं, फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट। वाणी एवं भाषा विकास के लिए फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे बच्चे जो बार बार बीमार होते हैं उनकी क्रियाएं भी सीमित होती हैं क्योंकि वो लोगों से कोलैबोरेट नहीं करते, लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, कम होते हैं। एक इमोशनल और रिलेशनशिप वाले बच्चों का पेरेंट्स में नॉर्मल डेवलपमेंट, स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। जैसा कि हम यहाँ बता सकते हैं कि अगर कोई बच्चा बचपन से ही उसमें सोशलाइजेशन की कमी है तो उस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट एक सोशल बच्चे के अकॉर्डिंग कम होगा, क्योंकि जो जितना सोशल ही लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा उसका डेवलपमेंट उतना ही बेटर होगा। जबकि एक फैमिली एनवायरनमेंट को उसे बढ़ावा देने में बाधा आती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं न्यूक्लियर एंड ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली के बच्चे अपेक्षाकृत न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे से उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट फास्ट होता है, लेकिन एक न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा डिले हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे को आसपास हम बहुत कम ही व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेट करने का अवसर मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में माँ, पापा और बच्चे के अलावा और कोई नहीं रहता, तो क्या बच्चों को कम्युनिकेशन का अवसर बहुत कम मिलता है। तो बच्चे की कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट एक सामान्य हो पाती है, लेकिन एक ज्वाइंट फैमिली का बच्चा उसमें उनको कम्युनिकेशन करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति मिलते हैं फैमिली में, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है। क्योंकि एक ज्वाइंट फैमिली में आपका दादा, दादी, पापा, चाचा, चाची, मम्मी, पापा सब होते हैं, तो बच्चे को अधिक से अधिक बोलने के अवसर मिलते हैं, अधिक से अधिक शब्दों को सुनने का अवसर भी मिलता है, तो बच्चे का वाणी एवं भाषा विकास बहुत तीव्र गति से होता है। स्पीच प्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म। किसी बच्चे में वाणी विकास के लिए यह आवश्यक है कि वाणी उत्पादन तंत्र सही से कार्य करे। यदि वाणी उत्पादन तंत्र में किसी भी एक तंत्र में अगर बच्चे में दोष है तो उसके वाणी एवं भाषा विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उसका स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट सामान्य की तुलना में डिले होगा। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक ज्वाइंट फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे में कम्युनिकेशन के एनवायरनमेंट में कितना चेंजेस होता है। एक न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे को कम्युनिकेशन के में का अवसर बहुत कम मिल पाता है,
तो ये इस प्रकार के बच्चे कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कम अवसर मिलने के कारण इनके वाणी और भाषा विकास पर विपरीत प्रभाव के कारण इनका वाणी एवं भाषा विकास थोड़ा डिले होता है। जबकि ऐसे बच्चे जिनको जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, जो सोशली ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका भाषा विकास काफी तीव्र गति से होता है। बच्चा जब घर में रहकर ही बड़ा होता है और अपने आसपास के वातावरण में भी सब कुछ सीखता है, इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है वहां का भाषिक वातावरण अच्छा हो। वहां बच्चे का भाषिक वातावरण अच्छा होने के कारण बच्चे के भाषा विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3.4 की, श्रवण बाधित बच्चों के भाषा विकास एवं वाणी को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक तो हमने बात की थी सामान्य बच्चों के वाणी एवं भाषा विकास। अब हम बात करते हैं श्रवण बाधित बच्चों के भाषा एवं वाणी विकास को प्रभावित करने वाले कारक। श्रवण बाधित स्वयं में ही भाषा एवं वाणी विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि इसके अतिरिक्त भाषा एवं वाणी विकास के लिए दृष्टि क्षमता और सामान्य होनी चाहिए। श्रवण विकलांग बच्चों में हेयरिंग ना होने के कारण उनमें भाषा का विकास सही रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं वो हमारे वाणी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा हम भाषा का अर्जन सामान्य अपेक्षाकृत बिना किसी अधिक मेहनत के हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं। लेकिन एक श्रवण बाधित बच्चे में वही भाषा सीखने के लिए बहुत अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो शब्दों को सुन नहीं सकते। शब्दों को सुन नहीं सकते तो उन्हें सीखना भी बहुत कठिन होता है। श्रवण विकलांगता के अंतर्गत ऐसे कुछ कारक होते हैं जो वाणी और भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, जो निम्नलिखित है। भाषा के पूर्व एवं भाषा विपश्च श्रवण विकलांग। अब देखिए, इसकी भी दो स्टेजेस होती है। कुछ बच्चों में वाणी एवं भाषा का विकास होने के बाद उनमें श्रवण ह्रास होता है, तो उनका भाषा एवं वाणी विकास काफी हद तक हो चुका होता है। परंतु जो बच्चे जन्मजात ही श्रवण विकलांग हैं, तो उनका भाषा एवं वाणी विकास काफी धीमा होता है। अब यहां बात करते हैं भाषा के पूर्व एवं भाषा के पश्चात श्रवण विकलांगता। जो बच्चे भाषा सीख चुके हैं और उसके बाद उनका किसी अन्य कारण के कारण श्रवण ह्रास हो गया है और वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनका भाषा विकास पर प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। इसे हम सेकेंडरी लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटीज भी कह सकते हैं, जैसे कि डिमेंशिया के कंडीशन में होता है। इसमें व्यक्ति को चोट लगने के कारण सेकेंडरी लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाता है। बच्चे को मस्तिष्क में चोट लगने के कारण उसका भाषा सुनने की क्षमता चली जाती है, तो बच्चा जब शब्दों को सुन नहीं पाता तो बोल नहीं पाता। जब वाणी एवं भाषा विकास के बाद अगर बच्चे में श्रवण ह्रास होता है, तो उसका वाणी एवं भाषा विकास तो काफी हद तक हो चुका रहता है। परंतु जब ये सेकेंडरी स्टेज आती है बच्चे में, तो बच्चा में इस कंडीशन को हम डिमेंशिया कहते हैं, इसे सेकेंडरी लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बच्चे का वाणी एवं भाषा विकास होने के बाद बच्चे में किसी संक्रमण या एक्सीडेंट के कारण उसको श्रवण ह्रास हो जाता है, तब भी बच्चे में कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी वाणी एवं भाषा विकास की प्रक्रिया कम होने लगती है, क्योंकि बच्चे के शब्दकोश सीमित है, क्योंकि जो उसने पहले सुना है उन्हीं शब्दकोश को वो उपयोग करेगा। श्रवण ह्रास होने के बाद उसका भाषा विकास धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा।
भाषा एवं वाणी विकास इस बात पर निर्भर है कि श्रवण विकलांग जन्म से पूर्व हुआ या जन्म के बाद। जो बालक जन्म से सुन नहीं पाते और धीरे धीरे आवाज निकालना बंद कर देते हैं, इसीलिए जन्मजात और श्रवण विकलांग बालक वाणी एवं भाषा विकास को सुनकर नहीं सीख पाते। भाषा विकास के पहले हुए श्रवण विकलांग बच्चों की भाषा और वाणी विकास के बाद हुए श्रवण विकलांग बच्चों में ज्यादा विकृति होती है। श्रवण बाधित बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में शब्दों का ज्ञान थोड़ा कम होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास शब्दों को कम सुना है, तो शब्दों को बोल भी कम पाते हैं। जैसा कि एक अनुसंधान से देखा गया है कि एक 15 साल का बच्चा है, उसे गंभीर संक्रमित बीमारी हो गई और उसकी श्रवण इंद्रियां क्षतिग्रस्त हो गई। क्योंकि बच्चे की एज क्या है? 15 साल। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कंप्लीटली हो चुका होगा। जब बच्चे का कंप्लीटली लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका है, उसके बाद उसमें श्रवण ह्रास हुआ है, तो क्या उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। अभी जैसे कि मैंने डिमेंशिया की कंडीशन आपको बताई, दिस इज अ सेकेंडरी लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसमें बच्चे का क्या है? वाणी में भाषा विकास तो हो चुका रहता है, लेकिन बच्चे श्रवण के थ्रू सुन नहीं पाते हैं, तो उनका शब्दकोश सीमित होता है। वो अपनी बातचीत में कम शब्दों का उपयोग करते हैं, और ये जो श्रवण की ह्रास की प्रक्रिया वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बच्चे के वाणी विकास पर प्रभावित करने लगती है, और बच्चे का वाणी की उत्पत्ति की प्रक्रिया भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि वाणी के थ्रू बच्चे का कम्युनिकेशन मेथड इफेक्ट होता है और बच्चा बोलने में कम शब्दों का उपयोग करने लगता है। श्रवण विकलांग बच्चों में वाणी एवं भाषा विकास धीरे धीरे होता है। अगर बच्चा जन्म से ही श्रवण बाधित है तो उसकी प्रक्रिया धीमे धीमे होती है, लेकिन अगर यही 15 साल का बच्चा है और अचानक उसमें श्रवण ह्रास हो गया, तो ये प्रक्रिया भी उसे एक रिवर्स प्रोसेस पे ले जाती है। अर्थात बच्चे के सुनने की प्रक्रिया कम होने के कारण बच्चा धीरे धीरे बोलना भी कम कर देता है, और अर्थात अंत में उस बच्चे को बिल्कुल सुनना बंद कर देता है, सुनाई देना बंद हो जाता है। तो बच्चे को शब्दों और वर्डों के थ्रू कम्युनिकेशन का मेथड भी धीरे धीरे कम हो जाए, और अंत में वह भी एक श्रवण ह्रास बच्चे की तरह सांकेतिक माध्यम में कम्युनिकेट करने का प्रक्रिया को अपना लेता है। अब इसमें हम बात करते हैं, श्रवण विकलांग बच्चों में भाषा विकास धीरे धीरे होता है एवं उस बालक पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है बच्चे को आवाज के प्रति आकर्षित करना। अगर किसी बच्चे में थोड़ी भी श्रवण क्षमता बची है, तो एक स्पेशल एजुकेटर का ये फर्ज होता है कि वो उसकी बची हुई क्षमता का उपयोग करके उसे एप्रोप्रिएट हेयरिंग एड दिलाकर उसके श्रवण जो बची हुई श्रवण क्षमता का उपयोग करके उसे वाणी एवं भाषा विकास के लिए प्रेरित करना। बालक के लिए ध्वनि संबंधी वातावरण को तैयार करना। जैसे कि एक सामान्य बच्चे होते हैं, वह वाणी एवं भाषा विकास की प्रक्रिया तो सामान्य होती है, वह सुन करके शब्दों को सीख लेते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए, श्रवण ह्रास बच्चों के लिए हम इस सामान्य प्रक्रिया को अपना नहीं सकते। इस प्रक्रिया के लिए हमें बच्चों को भाषाई माहौल देना होता है, आसपास ऐसा वातावरण बनाना होता है कि बच्चे उन शब्दों को सुने, बोले। बालक के लिए यह एफएम प्रणाली होती है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास एफएम प्रणाली है, स्पीच ट्रेनर है। स्पीच ट्रेनर एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम बच्चे को एक साथ 6 बच्चों को एक यूनिट में पढ़ा सकते हैं। इसमें हर बच्चे के पास अपना एक हेडफोन होता है, एक माइक होता है, जिससे बच्चे टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं। यह प्रक्रिया स्पीच ट्रेनर का उपयोग भी जब हम कर सकते हैं जब बच्चे में थोड़ी बहुत श्रवण
क्षमता बची हो। एफएम प्रणाली, एफएम प्रणाली भी प्रक्रिया हम तभी अपना सकते हैं जब बच्चे में हेयरिंग एड के थ्रू सुनने का पावर हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं अगर बच्चे में थोड़ी बहुत भी सुनने की क्षमता है तो हम उसे हेयरिंग एड के माध्यम से लगा करके एफएम प्रणाली के द्वारा एक साथ कई बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और उन्हें एक भाषाई माहौल दिया जा सकता है। इसमें तीसरा पॉइंट बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की अपरिपक्व न्यूरोमोटर। इसमें बात करते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें मस्तिष्क में, जैसा कि मैंने बताया था आपको, दो भाग होते हैं, वर्निक और ब्रोका। ये दोनों ही भाग हमारे वाणी से रिलेटेड होते हैं। अगर हमारी न्यूरोमोटर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है और इनका डेवलपमेंट डिले रह गया, अपरिपक्व रह गया है, तो बच्चे का वाणी एवं भाषा विकास भी अपरिपक्व रह जाएगा, उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। परंतु जन्म से ही अगर अपरिपक्व है तो जिससे ना तो बच्चे में वाणी उत्पादन होगा और ना ही बच्चे का इसमें नियंत्रण होगा। जैसे जैसे हमारी मांसपेशियां में डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे बच्चों में वाणी पे नियंत्रण भी होता है। जैसे एक छोटा बच्चा कूइंग करता है, फिर बैबलिंग सीखता है, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो जैसे जैसे धीरे धीरे होता है तो बच्चे के वाणी विकास पर भी वही प्रक्रिया लागू होती है और धीरे धीरे वो प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चे से संबंधित कारक। यदि बच्चे में बधिरता जन्मजात है और गंभीर प्रकृति की है तो भाषा, आवाज एवं उच्चारण स्तर पर बड़े पैमाने पर विकृति होती है। क्योंकि अर्थात हम कह सकते हैं जैसे बच्चा जन्म से ही प्रोफाउंड लेवल का है और सुन ही नहीं सकता तो हम उसकी भाषा और वाणी विकास को कह सकते हैं कि उसमें भाषा और वाणी विकास की प्रक्रिया बहुत कम हो पाएगी, अर्थात उस पर एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यहां हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे एक कान या दोनों कान में बधिरता, श्रेणी के आधार पर बधिरता, पहचान की उम्र और उचित संवेदी उपकरणों के प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है गृह संबंधी कारक, होम रिलेटेड फैक्टर्स। जैसा कि इस संबंध में हम महान विचारक पेस्टोलॉजी का कहना था कि घर बच्चे की प्राथमिक प्रथम पाठशाला हम कह सकते हैं कि बच्चा का भाषा विकास पर प्रभाव सबसे पहले उसके परिवार के पड़ता है। बच्चा अपने आसपास के वातावरण से ही उन शब्दों को सीख पाता है। जैसे कि एक भोजपुरी माहौल में रहने वाला बच्चा सबसे पहले अगर अपने आसपास भोजपुरी शब्दों को सुन रहा है, भोजपुरी भाषा को सुन रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले भोजपुरी बोलेगा। अगर कोई बच्चा अपने आसपास उर्दू भाषा को सीख रहा है तो वो उर्दू में बोलेगा। अगर कोई बच्चा अपने आसपास अंग्रेजी शब्दों को सीख रहा है तो वो अंग्रेजी में बात करेगा। दूसरा है अभिभावक की भूमिका। इसमें अभिभावक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी बच्चे के अभिभावक उसमें सपोर्ट नहीं करते, उससे ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, तो बच्चों में भाषा और वाणी विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले होता है। मौखिक अभिव्यक्ति का वातावरण प्रदान करना। यदि बच्चे को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का अवसर ही ना दिया जाए, बात करने वाले परिवार में सदस्य ही ना हो, तो बच्चे का वाणी और भाषा विकास कम होगा। तीसरा है वातावरणीय कारक। कुछ वातावरणीय कारक भी ऐसे होते हैं जिनके कारण बच्चे पर भाषा विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आसपास का ऐसा माहौल जो बहुत अच्छा ना हो, बहुत अच्छे शब्दों को ना बच्चा सुनता हो, तो कहीं ना कहीं उसकी वाणी विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। व्यावसायिक मदद, प्रोफेशनल्स हेल्प। इसमें हम किन प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं वाणी विकास के लिए? जैसे स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ईएनटी डॉक्टर, स्पेशल एजुकेटर्स, इन सब की मदद हम ले सकते हैं वाणी विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। विद्यालय का वातावरण, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बच्चे का विद्यालय का वातावरण बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
अर्थात अगर बच्चे का भाषा विकास एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की तरह है तो हम उसे सेकंड क्लास में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि उस कहीं ना कहीं वो बच्चा उन बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर पाएगा और उसके भारी एवं भाषा विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह हमारी 3.4 यूनिट खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूर्व एवं पश्च श्रवण हानि का भाषा विकास पर प्रभाव। आज हमने बात की थी वाणी एवं भाषा विकास की, बाद श्रवणहास और वाणी एवं भाषा विकास सीखने के पूर्व श्रवणहास। नेक्स्ट क्लास में हम 3.5 यूनिट को पढ़ेंगे।